हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपने इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन इन यूनिफॉर्म प्लेन वेव के डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। और हमने अब तक जो पढ़ा है कि दो अलग अलग मीडियम में जब इन यूनिफॉर्म प्लेन वेव एंटर करती है तो किस तरीके से उसके पैरामीटर्स मॉडिफाई हो जाते हैं। सेकंड अगर आपका जो मीडियम वो एक परफेक्ट कंडक्टर है तो किस तरीके से स्टैंडिंग वेव बनती है, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या है, स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या है, ये सब हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम इस कॉन्सेप्ट बेसिक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं ताकि आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज कर सकें, रिकॉल कर सकें, और न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा उसको भी आप ठीक से समझ सकें। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए जो यूनिफॉर्म प्लेन वेव पे बेस्ड है, ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ सके। और यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने लिया है वो एक कंसोलिडेटेड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें हमने जितना भी पढ़ा है उस पे बेस्ड सभी पैरामीटर्स जनरली आ गए हैं। आपसे एक छोटा सा सेक्शन दे के ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, एज वेल एज ये जो एक कंप्लीट न्यूमेरिकल एग्जांपल है ये आपके मेंस का एक 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो छोटे छोटे पैरामीटर्स को हम कलेक्ट करते जाते हैं, रिकॉल करते जाते हैं, और इस एग्जांपल के थ्रू जो भी हमने पढ़ा है उसे हम न्यूमेरिकल में किस तरह से सॉल्व करेंगे उसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। हमें दिया गया है कि द प्लेन x इक्वल्स टू 0 इज द बाउंड्री बिटवीन टू परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक्स। फॉर x इज लेस देन 0 μ1 इक्वल्स टू μ0, एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू 3.6 pi picofarad per meter. Okay, for x is greater than 0 μ2 equals to μ0 and epsilon 2 equals to 14.4 picofarad per meter. And for the case of perfect dielectric, conductivity will be 0 in both mediums. Okay, if EY1 plus, okay, plus डायरेक्शन में प्लस, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन t जो है ये बता रहे हैं कि टाइम फंक्शन में अगर हम टाइम फंक्शन की तरह इसे रिप्रेजेंट करें तो दैट विल बी 60 cos ऑफ 10 raised to power 9 t माइनस बीटा 1 x वोल्ट पर मीटर। ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो वेव है वो x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो y डायरेक्शन में है। ओके, फाइंड बीटा 1 इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड HZ1T। मीडियम 1 में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है। ओके, और E क्रॉस H, y क्रॉस z इज x। हमारी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही है। फिर हमसे पूछा गया है EY1 माइनस T। व्हाट डज इट मीन? मीडियम 1 में EY का कंपोनेंट व्हेन वेव इज ट्रेवलिंग इन माइनस डायरेक्शन, ठीक है, माइनस डायरेक्शन में अगर वेव ट्रेवल कर रही है माइनस एक्स डायरेक्शन में, इट मीन्स ये हमसे पूछ रहे हैं ई आर क्या होगा। हमारा जब भी किसी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का जो करेक्ट मेथड है उसमें हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि गिवन जो भी क्वांटिटीज़ है उनको कलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये सब पैरामीटर मीडियम 1 के लिए दिए हुए हैं, ये आपको मीडियम 2 के लिए दिए हुए हैं। इनसे हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, इनकी मदद से वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन किसके लिए हो गया? ये आपकी इंसिडेंट वेव के लिए हो गया है। ओके, बीटा 1 हमसे पूछा जा रहा है, इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। EY1 माइनस टी पूछा जा रहा है, मतलब हमसे रिफ्लेक्टेड वेव का एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है। बीटा 2 पूछा जा रहा है, सेकेंड मीडियम का एक पैरामीटर है। EY2 प्लस टी, मीडियम 2 में EY व्हेन वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, उससे हम बोलते हैं ई ट्रांसमिटेड। कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको अलग नोटेशन मिल सकते हैं, लेकिन जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जिसमें से एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कैरी करेंगे वो इन स्पेशल नोटेशंस को आगे अपने क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है उनके नोटेशंस को समझना कि ये सब क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप उनके नोटेशंस को 2 से 3 स्टैंडर्ड जब भी हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं
जिसमें कि हमें मेंस भी लिखना हो। खासकर अगर आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को ज़रूर से रेफ़र करना चाहिए। उनके जो नोटेशंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि जब भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा तो उसमें एग्जामिनर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। हो सकता है कि वो यहाँ पे आपको लैंग्वेज में भी लिख दे, बट इन केस ऑफ कि वो इसी क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करे, जैसे ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम डेफिनेटली बनाता है, तो ऐसे का ऐसे अगर आपको इसी लैंग्वेज में इसी नोटेशन के साथ आता है तो आपको पहले समझ पाना चाहिए कि ये नोटेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने किसी दूसरी बुक से पढ़ा है तो भी आप जो आपकी सेकंड बुक है उसको भी आप एक बार देख लीजिए, ताकि आप समझ सकें कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस डायरेक्शन में मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला काम होता है सारे पैरामीटर्स को कलेक्ट करना। पैरामीटर्स हमें क्या दिए हुए हैं? पैरामीटर्स हमें ये दिया हुआ है कि मीडियम 1 है, मीडियम 1 के पैरामीटर क्या है? μ1 जो है वो μ0 है और E1 इक्वल्स टू आपका 3.6 पाई पिको यूनिट के साथ रखिए। यहाँ देखिए μ1 और ε1 दे दिया गया है, ER1 μR1 नहीं दिया गया है। रिलेटिव अगर दिया जाता है तो आपको अपने फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। ये इनकी परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं, ये स्टैंडर्ड्स हैं। और मीडियम 2 के लिए आपको क्या दिया गया है? मीडियम 2 के लिए आपको दिया गया है μ2 इक्वल्स टू μ0 एज वेल एज ε2 इक्वल्स टू 14.4 पाई पिको फेरेड पर मीटर। इस तरह से था ना, पिको यूनिट के साथ। ये सबसे पहले आपने लिख लिए। अब आपको दिया गया है पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ EY1 प्लस T का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं, अभी मैं डिटेल में लिख देती हूँ आप लोगों को ओवर एक्सप्लेन करने के लिए। 10⁻9T माइनस β1x, ये आपको अगर एक्सप्रेशन दिया है। फिर हम 1 बाई 1 मूव करते हैं कि हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। अगर आपको ये सब पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो ये आपके डाइलेक्ट्रिक 1 में इस वेव की कुछ वेलोसिटी होगी, डाइलेक्ट्रिक 2 में वेव की कुछ वेलोसिटी होगी। हमसे बीटा भी पूछा गया है और हमसे मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा गया है, तो इसका मतलब हमें बीटा भी कैलकुलेट करना होगा, हमें नीटा भी कैलकुलेट करना होगा, ताकि हम E और H में रिलेशनशिप को, जो E बाई H इक्वल्स टू नीटा है, उसको यूज़ करके हम H निकाल सकते हैं। और बीटा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास इस इक्वेशन से क्या आ गया? ओमेगा टी। इस इक्वेशन से हमें मिल गया है ओमेगा इक्वल्स टू 10⁻9। ओके, इससे आप F निकाल सकते हैं। फिर भी हमारे पास लेमडा निकाल के, अगर बीटा को कैसे निकाल सकते हैं? बीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा रहता है। ठीक है, और लेमडा निकालने के लिए अगेन आपको इस मीडियम में वेव वेलोसिटी की ज़रूरत होगी, तो आपको V1 निकालना होगा। V1 विल बी, आप इस तरह से लिखते हैं C बाय अंडर रूट ER μR, या अगर आपको कंप्लीट परमिटिविटी और परमिबिलिटी दी हुई तो आप इसे लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट μ1 ε1। इस तरीके से आप वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी निकाल के आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि बीटा विल बी ओमेगा अपॉन V। इस तरीके से ओमेगा बाय V, ये जनरल फॉर्मूला है। तो पहले आप मीडियम 1 में बीटा 1 निकालिए। बीटा 1 विल बी ओमेगा अपॉन V1। V1 आप यहाँ से लाइए, μ1 दे रखा है, ε1 आपको दे रखा है, इनकी वैल्यू रखिए। V1 विल बी 1 अपॉन अंडर रूट μ0 और इसे हमने रखा 3.6 पाई पिको फेरेड। इसको अगर आप रखेंगे तो μ0 विल बी 4 पाई, ये आप आ जाएगा अंडर रूट 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू 3.6 पाई इंटू 10⁻12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका V1 क्या आ जाना है? यहाँ पे हम एक पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। मीडियम 1 में हमारा V1 जो आया, V1 विल बी 10⁻10 डिवाइड बाय 12 पाई आ जाएगा।
इसको जब आप एक बार सिंप्लीफाइड मैनर में रख सकते हैं। हमसे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछी है तो किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में चलने दीजिए, ताकि फाइनल जो आपसे वैल्यू पूछी केवल उसी को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। तो इससे आपका बीटा 1 आ जाएगा। बीटा 1 विल बी, ओमेगा क्या है 10⁻⁹ डिवाइड बाय V1 की वैल्यू रखी मैंने 10⁻10 डिवाइड बाय 12 पाई, तो ये 12 पाई ऊपर चला जाना है और इससे आपका बीटा 1 आ जाएगा। बीटा 1 इज नथिंग बट इट विल बी 3.77 रेडियन पर मीटर। ये आ गया एक पैरामीटर। इसी मीडियम के लिए आप नीटा 1 भी कैलकुलेट कीजिए। नीटा 1 विल बी, क्योंकि मुझे नीटा 1 कैलकुलेट करना होगा एच के लिए, पहला तो मैंने बीटा 1 कैलकुलेट कर लिया। बीटा 1 आ गया आपका 3.77 रेडियन पर मीटर, एक ही आ गया। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए नीटा 1 कैलकुलेट करना होगा। नीटा 1 विल बी μ1 बाय एप्सिलॉन 1। इससे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका नीटा 1 आ जाता है 1000/3। ये नीटा 1 की वैल्यू आ गई। अगर नीटा 1 की वैल्यू ये आ गई तो आपको कैलकुलेट करना है HZ1 प्लस T। तो अब हमें कैलकुलेट करना है इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड। इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड आपका Z डायरेक्शन में होगा, HZ1 प्लस T मीन्स मीडियम 1 में HZ की वैल्यू जो कि इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड है, जब वेव प्लस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, विल बी EY1 प्लस T बाय नीटा 1। HI विल बी EI बाय नीटा। ये रहता है। यहाँ पे मीडियम 1 की बात चल रही है। मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड Y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड HZ डायरेक्शन में होगा। रेशियो आपका नीटा 1। इस रेशियो को काम में लेके आपको केवल इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को नीटा 1 से डिवाइड करने पे आपको इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को देख के आपको कंफ्यूज होने की या थोड़ा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है। दीज आर सिंपली नोटेशन। इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन Y डायरेक्शन, इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड इन Z डायरेक्शन। सिंपली आप नीटा 1 से डिवाइड कीजिए और इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। Z1 प्लस T विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये था 60 cos ऑफ 10⁻90 माइनस बीटा 1 x। नीटा 1 की वैल्यू रखिए। नीटा 1 क्या है? नीटा 1 हमने अभी कैलकुलेट किया 1000/3, तो 1000/3। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा HZ1 प्लस T विल बी 0.18 cos ऑफ 10⁻9t माइनस, यहाँ बीटा 1 भी लिख सकते हैं और चाहे तो आपके पास बीटा 1 की वैल्यू आ गई है तो आप इसे बीटा 1 की वैल्यू को भी लिख सकते हैं x। ओके, ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। सेकेंड आंसर को मैं लिख देती हूँ 0.18 cos ऑफ 10⁻9t माइनस 3.77x। ओके, 7x एम्पियर पर मीटर। ये आ गया सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है EY1t मतलब रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव पूछने के लिए आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमने क्या कैलकुलेट किया था? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वाज ER/EI, रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइड बाय इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, दैट वाज EY1 माइनस, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में ये EY1t है और ये होगा EY1 माइनस t। ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी, ये हमने पढ़ लिया है। ये होगा EY1 प्लस t, दैट इज क्या एक्सप्रेशन था? नीटा 2 माइनस नीटा 1 अपॉन नीटा 2 प्लस नीटा 1। तो नीटा 2 कैलकुलेट कीजिए। इस मीडियम का नीटा 2 क्या होगा? नीटा 2 विल बी अंडर रूट एप्सिलॉन बाय म्यू बाय एप्सिलॉन, म्यू टू बाय एप्सिलॉन 2। इसको वैल्यू रख के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपकी आई थी 1000/3, तो ये आपका जो आएगा वो आ जाएगा 1000/3।
6, आपका जो परमिटिविटी है वो 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे आपका नीटा 2 जो है हाफ हो जाना, ये आ गया है। एज वेल एज इस मीडियम में आपसे बीटा 2 भी पूछा गया, तो आप लगे हाथ इसमें v2 भी कैलकुलेट कर लीजिए। वेव वेलोसिटी विल बी √μ2 एप्सिलॉन 2, इनकी वैल्यू रखेंगे तो v2 आपकी आ जानी है 10⁻10/24 पाई। यहाँ पे हमारी 10⁻10/12 पाई आई थी, ये 10⁻10 ये आ गई। इससे अभी के लिए ये निकाल के आपने रख दिया है। नीटा 2 आपको अगर मिल जाता है तो नीटा 2 से आप निकालेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट EY1 माइनस, ठीक है, T विल बी EY1 प्लस T, और ये एक्सप्रेशन नीटा 2 माइनस नीटा 1। नीटा 2 क्या निकाला हमने? नीटा 2 हमने निकाला 1000/6 माइनस ये नीटा 1 है आपका 1000/3 डिवाइड बाय 1000/6 प्लस 1000/3। ये एक्सप्रेशन जो है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/3। ओके, जब ये आपका -1/3 आएगा तो आपका EY1 माइनस T विल बी, इस एक्सप्रेशन को -1/3 से आप, ये EY1 प्लस है, -1/3 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा, इसे आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट EY1 प्लस T, और इसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -1/3 से इसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये -20, दैट इज़ नथिंग बट -20 cos 10⁻9t, और मीडियम 1 में ही है अभी हमारा, ये रिफ्लेक्टेड वेव भी मीडियम 1 में है, तो मीडियम 1 में होगा। लेकिन अब ये वेव प्लस, इसे आप प्लस β1x लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, क्योंकि हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो -x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अगर आप β1 की वैल्यू रखें तो आप इसे 3.77x भी लिख सकते हैं। तो रिफ्लेक्टेड वेव का एक्सप्रेशन क्या आया? -20 cos of 10⁻9t प्लस β1x वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसके साथ आपसे पूछा गया है β2 कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है β2 कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? v2 आपने कैलकुलेट कर लिया था, β2 विल बी ओमेगा अपॉन v2। ओमेगा हमारे पास फिक्स है 10⁻9 डिवाइड बाई 10⁻10/24, ऊपर चला जाना है 24 पाई, एंड दिस विल गिव यू β2 विल बी 7.54 रेडियन पर मीटर। तो β2 हमारे पास आ गया, β2 हमसे पूछा था तो हम रख देते हैं 7.54 रेडियन पर मीटर। β2 हमने निकाल ही लिया था, तो हमसे ET पूछा गया है, सॉरी EY2। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या था? EY2, या इसे हम लिखें ET, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज EY2 प्लस मीडियम 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट व्हेन वेव इज ट्रेवलिंग इन प्लस डायरेक्शन डिवाइड बाय EY1 प्लस T मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। और इसको हमने क्या पढ़ा था? 2η2 अपॉन η1 प्लस η2, ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है। तो अगर आपको EY2 निकालना है तो आपको क्या करना है? EY1 प्लस के एक्सप्रेशन को इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। इसे आप रखेंगे η2 और η1 की वैल्यू रख के, तो EY2 आपका क्या आ जाना है? EY2 विल बी EY2 प्लस T, that is transmitted electric field, that will be 40 cos of 10⁻9t माइनस β2x, β2 आएगा। ओके, अब आपकी जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मीडियम 2 में ट्रांसमिट हो चुका है। β2 की वैल्यू आप निकाल चुके थे, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7.54x, ओके, वोल्ट पर मीटर। तो ये आ गई है आपकी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन। क्या आ जाएगा? 40
cos of 10 raised to power 90 minus 7.54 x वोल्ट पर मीटर। ओके, तो ये सारा जो हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा था रिफ्लेक्शन इन यूनिफॉर्म प्लेन वेव, उसके सभी कॉन्सेप्ट इसमें रिकॉल हो गए हैं। और किस किस तरीके से न्यूमेरिकल बनेगा, बहुत बार ये सब कुछ दिया ही नहीं है, केवल ये पैरामीटर्स दे के आपसे रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो गिवन पैरामीटर्स हैं उनसे आप नीटा 1 और नीटा 2, नीटा यहाँ पे जब भी रिफ्लेक्शन का इशू आएगा आपको नीटा 1 और नीटा 2 कैलकुलेट करना है। अगर कहा जाता है कि फ्री स्पेस एक मीडियम में एंटर की, तो नीटा 1 जो है वो आपका, अगर फ्री स्पेस का केस आता है तो नीटा इज 120 पाई। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिबिलिटी दी हुई थी तो इस तरह से निकाला, रिलेटिव दी हुई हो तो आप उससे वेव वेलोसिटी निकालेंगे, हमारे जो डिफरेंट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं उस तरीके से। फाइनली आपको नीटा 1 और नीटा 2 कैलकुलेट करना है। आई होप कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव और उसके रिफ्लेक्शन पे बेस्ड डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये न्यूमेरिकल भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।